मल्टीपल स्क्लेरोसिस लगभग 1000 में से एक व्यक्ति को अफेक्ट करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डॉक्टर्स इसे शॉर्ट में MS कहते हैं, और इसके पीछे की इम्यून प्रोसेस को डीमाइलिनेशन कहा जाता है। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड में नर्व्स के चारों तरफ की प्रोटेक्टिव कोटिंग पर अटैक कर देता है। इससे ब्रेन और बॉडी के बीच सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स की एक वाइड रेंज सामने आती है, जो आते जाते रह सकते हैं या धीरे धीरे समय के साथ बढ़ सकते हैं। MS कई अलग अलग तरीकों से दिख सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व्स अफेक्टेड हैं। फटीग, एक डीप टायर्डनेस जो रेस्ट करने से भी ठीक नहीं होती, MS वाले ज्यादातर लोगों में कॉमन है। नमनेस या टिंगलिंग, फेस, बॉडी या लिम्स में अजीब सी सेंसेशंस अक्सर एक अर्ली साइन होती है। विजन प्रॉब्लम्स, ब्लर्ड या डबल विजन या आंखों की मूवमेंट के साथ पेन, मसल वीकनेस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन या चलने में दिक्कत। MS सिर्फ एक पाथ फॉलो नहीं करता, इसके कुछ रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न्स हैं। रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS सबसे कॉमन फॉर्म है। क्लियर अटैक्स आते हैं और फिर रिकवरी के पीरियड्स होते हैं। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS अक्सर रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS के बाद आता है, जिसमें समय के साथ स्टेडियर वर्सनिंग होती है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS शुरुआत से ही स्टेडी वर्सनिंग लाता है, बिना डिस्टिंक्ट रिलैप्सेस के। क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम एक फर्स्ट एपिसोड है जो MS का संकेत देता है, जो आगे बढ़ भी सकता है और नहीं भी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स और रिस्क फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होता है, जो समय के साथ आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ना कि किसी एक कारण या व्यक्तिगत गलती से। इम्यून डिसरेगुलेशन, जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से नर्व फाइबर्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग पर हमला कर देता है, इसे एक सेंट्रल मैकेनिज्म माना जाता है, जिसकी चर्चा 2608 पब्लिक आर्टिकल्स में की गई है। एप्स्टीन बार वायरस से पहले हुआ इन्फेक्शन लगातार एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के रूप में पहचाना जाता है, जिसका जिक्र 438 पब्लिक आर्टिकल्स में है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी उन जीन्स में वेरिएशंस जो इम्यून फंक्शन को प्रभावित करते हैं, इसे इंडिविजुअल रिस्क बढ़ाने वाला माना जाता है, जो 310 पब्लिक आर्टिकल्स में बताया गया है। विटामिन D का कम लेवल बढ़े हुए रिस्क से जुड़ा है। यह लिंक 341 पब्लिक आर्टिकल्स में एक्सप्लोर किया गया है। स्मोकिंग को एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर माना जाता है, जो इस कंडीशन के होने की संभावना बढ़ा सकता है। इसकी चर्चा 113 पब्लिक आर्टिकल्स में की गई है। मिलाकर देखें तो ये मैकेनिज्म्स और रिस्क फैक्टर्स यह समझाने में मदद करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों होता है, बिना प्रभावित लोगों को दोष दिए। MS को डायग्नोज करने में आमतौर पर टेस्ट्स का एक कॉम्बिनेशन लगता है, जो समय के साथ बिल्ड होता है। MRI स्कैन्स ब्रेन और स्पाइनल कोड में लीजन्स या स्कारिंग देखते हैं। एक लंबार पंक्चर स्पाइनल फ्लूइड को MS से लिंक्ड मार्कर्स के लिए टेस्ट करता है। इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट्स मेजर करते हैं कि नर्व्स स्टिमुलेशन पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं। ब्लड टेस्ट सिमिलर सिम्टम्स वाली दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने में मदद करते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री से डॉक्टर्स समय के साथ सिम्टम पैटर्न्स और रिलैप्सेस को ट्रैक कर पाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट क्लिनिशियंस की गाइडेंस में होता है और अक्सर व्यक्ति के डिजीज कोर्स और नीड्स के हिसाब से एक सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स हैं, जो रिलैप्सेस की फ्रीक्वेंसी कम करती हैं और नर्वस सिस्टम में नए लीशंस बनने को लिमिट करती हैं। anti-CD20 बायोलॉजिक्स टारगेटेड एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स हैं, जो डिजीज प्रोसेस में शामिल स्पेसिफिक इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को कम करती हैं। S1P मॉड्यूलेटर्स ओरल मेडिसिन्स हैं, जो कुछ इम्यून सेल्स को नर्वस सिस्टम में एंटरिंग करने से रोककर काम करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आमतौर पर शॉर्ट कोर्सेज में सिग्निफिकेंट रिलैप्सेस को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, न कि ऑनगोइंग डेली मेंटेनेंस के लिए। सिम्टम मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन, जिसमें फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज शामिल हैं, मोबिलिटी, फटीग और ओवरऑल फंक्शन के लिए टारगेटेड सपोर्ट देते हैं। इन अप्रोचेस को अक्सर कंबाइन किया जाता है और क्लिनिकल गाइडेंस के तहत समय के साथ एडजस्ट किया जाता है, ताकि हर व्यक्ति की बदलती नीड्स से बेस्ट मैच हो सके। कुछ फैक्टर्स कॉमनली MS के फ्लेयर्स से लिंक्ड होते हैं।
हीट एक्सपोजर, हाई स्ट्रेस इन्फेक्शंस, नींद की कमी, मेडिकेशंस स्किप करना, ट्रिगर्स हर इंडिविजुअल में वाइडली वेरी करते हैं। अपने खुद के पैटर्न्स को ट्रैक करना सबसे ज्यादा मदद करता है। मेडिकेशन के अलावा एवरीडे हैबिट्स भी एमएस को मैनेज करने में एक रियल रोल प्ले करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज मोबिलिटी, मूड और ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट करता है, मसल्स को एक्टिव रखता है और समय के साथ फटीग कम करता है। इसे 92 स्टडीज का सपोर्ट है, जिनमें से 37 स्ट्रॉन्ग हैं, जो इसे एमएस वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट सपोर्टेड लाइफस्टाइल हैबिट्स में से एक बनाता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करती है, जो एमएस के साथ आने वाली वीकनेस और बैलेंस इश्यूज को ऑफसेट कर सकती है। 67 स्टडीज ने इसे देखा है, जिनमें से 33 स्ट्रॉन्ग हैं। स्मोकिंग छोड़ना डिजीज प्रोग्रेशन को धीमा करता है और रिलैप्स रिस्क को कम करता है, शायद उस इन्फ्लेमेशन को कम करके जो स्मोकिंग पहले से ही ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम में जोड़ता है। 35 स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं, जिनमें से 7 स्ट्रॉन्ग हैं। एक हेल्थी वेट मेंटेन करना कम इन्फ्लेमेशन और कम डिजीज एक्टिविटी से लिंक्ड है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट पहले से टैक्स्ड इम्यून सिस्टम पर स्ट्रेन डाल सकता है। इसे 113 स्टडीज का सपोर्ट है, जिनमें से 10 स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस लोड से जुड़े सिम्टम फ्लेयर्स को कम करने में मदद करता है, क्योंकि हाई स्ट्रेस के पीरियड्स के बाद अक्सर सिम्टम्स बिगड़ते देखे जाते हैं। इसे 103 स्टडीज का सपोर्ट है, जिनमें से 41 स्ट्रॉन्ग हैं। सिंपल कंसिस्टेंट हैबिट्स जो ओवरऑल डिजीज मैनेजमेंट को सपोर्ट करती हैं। कुछ नई हैबिट्स और सप्लीमेंट स्टडी की जा रही हैं, हालांकि एविडेंस अभी बिल्ड हो रहा है। मेडिटेशन को इसके काल्मिंग इफेक्ट्स के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। अर्ली स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ये स्ट्रेस कम कर सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकता है। इसे 43 स्टडीज ने देखा है, जिनमें से 22 स्ट्रॉन्ग हैं। प्रोबायोटिक्स एक न्यूअर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि रिसर्चर्स एमएस में पॉसिबल गट इम्यून लिंक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब तक 29 स्टडीज हैं, जिनमें से 10 स्ट्रॉन्ग हैं। मेडिटेरेनियन डाइट को इन्फ्लेमेशन कम करने की पोटेंशियल के लिए टेस्ट किया जा रहा है, हालांकि एविडेंस बेस अभी छोटा है, सिर्फ 10 स्टडीज, जिनमें से 3 स्ट्रॉन्ग हैं। न्यूअर लेस एस्टैब्लिश्ड एविडेंस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ सपोर्टिव है, रिप्लेसमेंट नहीं। रिसर्च लगातार आगे बढ़ रही है, नए ऑप्शंस होराइजन पर हैं। टोलेब्रुटिनिब एक नई ओरल थेरेपी, जिसे ब्रेन के अंदर इम्यून एक्टिविटी को टारगेट करने की एबिलिटी के लिए स्टडी किया जा रहा है। लूसिड एमएस बायोमार्कर रिसर्च, जिसका मकसद ऐसे ब्लड मार्कर्स ढूंढना है जो नर्व डैमेज को ज्यादा प्रिसाइसली ट्रैक कर सकें। दोनों प्रॉमिसिंग डायरेक्शंस हैं, अभी रिसर्च और ट्रायल्स से गुजर रहे हैं। एमएस को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉमन है, चलिए कुछ क्लियर करते हैं। मिथ, एमएस हमेशा व्हीलचेयर तक ले जाता है। फैक्ट, ज्यादातर लोगों को एमएस में कभी व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग एक्टिव इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। मिथ, एमएस कंटेजियस है। फैक्ट, एमएस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता, ये इम्यून और जेनेटिक फैक्टर्स से होता है। मिथ, सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स को एमएस होता है। फैक्ट, एमएस सबसे ज्यादा 20 से 40 साल की उम्र के बीच डायग्नोज होता है। एमएस के पीछे रिसर्च बेस काफी सब्सटैंशियल है। लगभग 45,000 साइंटिफिक स्टडीज, करीब 19,400 क्लिनिकल स्टडीज और लगभग 1,900 रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। एमएस रिसर्च 2010 से स्टेडिली बढ़ी है। लगभग 1,600 स्टडीज प्रति साल से बढ़कर अपने पीक पर 3,000 से भी ज्यादा हो गई। शुरुआती अटेंशन नेटलिजुमाब और फिनगोलिमोड जैसी ड्रग्स पर सेंटर्ड था, और समय के साथ फोकस ओसियारलिजुमाब, अब्लाटक्सिमाब और सबसे हाल ही में टोलेब्रुटिनिब जैसे न्यूअर ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो गया। 2026 के लिए दिखाई गई अपैरेंट ड्रॉप कोई रियल डिक्लाइन नहीं है, ये सिर्फ कलेक्ट हो रहे पार्शियल ईयर डेटा को रिफ्लेक्ट करती है, रिसर्च में किसी स्लो डाउन को नहीं। ये है एक शांत नजरिया उन बातों पर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ जी रहे लोग शेयर कर रहे हैं, जो फ्लायर बीआई प्रिज्म सोशल सिग्नल से इकट्ठा की गई हैं। कुल 9,179 पोस्ट्स और कमेंट्स का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 2,440 में पॉजिटिव टोन था, 5,444 न्यूट्रल थे, 1,180 नेगेटिव थे और 115 मिक्स्ड थे। ध्यान रखें, ये सेंटिमेंट को दर्शाता है,
यानी लोग कैसा महसूस करते हैं और क्या एक्सपीरियंस रिपोर्ट करते हैं, ना कि क्लिनिकल प्रूफ कि क्या काम करता है। पॉजिटिव साइड पर नैटलाइजुमाब को 117 मेंशंस मिले, जिनमें से ज्यादातर लोगों यानी 108 ने कहा कि ये उनके लिए काम किया और 9 ने जनरल तारीफ की। सप्लीमेंट्स को पॉजिटिवली 51 बार मेंशन किया गया। 43 लोगों ने कहा कि इन्होंने काम किया, 6 ने जनरल तारीफ की और 2 ने इन्हें डेली रूटीन का हिस्सा बताया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को 45 पॉजिटिव मेंशंस मिले, जिनमें से 44 लोगों ने कहा कि ये काम किया और 1 ने बदलाव महसूस किया। सिम्टम मैनेजमेंट अप्रोचेस को पॉजिटिवली 40 बार मेंशन किया गया, जिनमें से 35 ने कहा कि ये काम किया और 5 ने सिवियरिटी पर कमेंट किया। एंटी CD20 बायोलॉजिक्स को 36 पॉजिटिव मेंशंस मिले, 26 ने कहा कि ये काम किया, 7 ने जनरल तारीफ की और 3 ने बदलाव महसूस किया। रिहेबिलिटेशन थेरेपी को पॉजिटिवली 19 बार मेंशन किया गया, जिनमें से 17 लोगों ने इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बताया और 2 ने कहा कि ये काम किया। नेगेटिव साइड की बात करें तो 611 मेंशंस में बताया गया कि कुछ उनके लिए काम नहीं किया, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के 40, नैटलाइजुमाब के 26 और सिम्टम मैनेजमेंट के 23 मेंशंस शामिल थे। 190 मेंशंस में स्लो या अभी तक कोई चेंज ना होने की बात कही गई, जिनमें 21 कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, 6 सिम्टम मैनेजमेंट से और 4 नैटलिजुमाब से जुड़े थे। स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस 183 मेंशंस में सामने आए, जिनमें से 59 सिम्टम मैनेजमेंट से जुड़े थे। साइड इफेक्ट्स को 70 बार मेंशन किया गया, जिनमें 4 कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, 2 नैटलाइजुमाब से और 2 एंटी CD20 बायोलॉजिक्स से जुड़े थे। सेफ्टी को लेकर चिंताएं 27 बार सामने आईं, जिनमें 3 S1P मॉड्यूलेटर्स से, 1 नैटलाइजुमाब से और 1 सप्लीमेंट से जुड़ी थी। ये नंबर्स शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और कॉमन थीम्स की एक झलक देते हैं, लेकिन ये मेडिकल गाइडेंस या क्लिनिकल रिसर्च की जगह नहीं ले सकते। हर व्यक्ति का मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ सफर अलग होता है और जो एक व्यक्ति के लिए काम आया या नहीं आया, वो दूसरे के लिए वैसा ही हो जरूरी नहीं। ये सेंटिमेंट है, प्रूफ नहीं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे समझना, इसे अच्छे से मैनेज करने की तरफ पहला कदम है। अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए क्या सही है।